बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। तहरीक लब्बैक ने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है इस सारे मामले को लेकर, जो श्रीलंकन शहरी को सियालकोट में कत्ल किया गया। उसके बाद क्योंकि तहरीक लब्बैक के नारे लग रहे थे, जो स्टिकर्स और पोस्टर्स थे जिनको उतारने पर यह झगड़ा शुरू हुआ था, वो भी तहरीक लब्बैक के थे। और जो लोग मार रहे थे, मारते वक्त भी वो तहरीक लब्बैक के नारे लगा रहे थे, और जब वो छत से गिरा रहे थे तब भी, और जब जला रहे थे तब भी, और उसके बाद इंटरव्यूज़ देते हुए भी वो लोग तहरीक लब्बैक के नारे लगा रहे थे, जो अल्लामा खादम हुसैन रिजवी मरहूम और उनके बेटे अल्लामा साद रिजवी साहब की पार्टी है। अब उस पार्टी ने अपना एक मौक़िफ़ जारी किया है। वो मौक़िफ़ पढ़ के सुनाना मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आप तक बताऊं कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तर्जुमान ने सियालकोट निजी फैक्ट्री के मैनेजर श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमार के बहीमाना कत्ल पर इजहार अफसोस और दुख का इजहार करते हुए कहा कि मकतूल के वर्सा और श्रीलंकन अवाम के साथ मुकम्मल इजहार हमदर्दी करते हैं। वैसे यहाँ पे उर्दू की इमला की गलतियाँ हैं। तहरीक लब्बैक को चाहिए कि अगली दफ़ा जब वो कोई इस किस्म की प्रेस रिलीज़ लिखें तो उसमें उर्दू की जो ग्रामर है उसका ख्याल रखें, क्योंकि वो एक बड़ी जमात अगर बनना चाहते हैं तो ये छोटी चीज़ें हैं। दुख का इजहार करते हुए कहा कि मकतूल के वर्सा और श्रीलंकन अवाम के साथ मुकम्मल इजहार हमदर्दी करते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हर मज़लूम के साथ और हर जालिम के ख़िलाफ़ खड़ी है। जितना ये वाक़या अफसोसनाक है, उतना इसको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मंसूब करना भी अफसोसनाक है। नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल इंतहाई काबिल मुज़म्मत अमल है। लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा हर मुसलमान का नारा है। ऐसे वाक़े को तहरीक लब्बैक से जोड़ना सरासर नाइंसाफ़ी है। मुल्क किसी खून खराबे और फसाद का मुतहम्मिल नहीं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान में मजहबी कुव्वतों को कुचलने के लिए मज़हब के नाम पर खिलफशार, इंतशार और खाना जंगी का माहौल चाहती हैं। पाकिस्तान में आईने पाकिस्तान की रूह से हर एक मज़हब वाले को मजहबी आज़ादी हासिल है, चाहे वो हिंदू हों या ईसाई। किसी को भी मज़हब के हवाले से मुसलमानों से और मुसलमानों को उनसे माकूल शिकायत है और ना रही है। ये हर ज़ी शऊर शख्स जानता है कि इस्तेमारी ताकतें पाकिस्तान में लिसानियत, कौमियत, सुबाइयत और फ़िरकावारियत को एक मुद्दत से हवा देने की मज़मूम कोशिशें कर रही हैं। एक बार फिर अक़लियतों के हकूक़ के नाम पर फसादात कराकर नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून के तहफ़्फ़ुज़ से हमारी तवज्जो हटाकर अपने मोहरों को इस्तेमाल करके इस कानून को ख़त्म कराना चाहती हैं। कानून नामूस रसालत पाकिस्तान और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम की तकमील में बड़ी रुकावट है। मुसलमान बेदार रहें और इनकी खुफिया चालों को नाकाम बनाने की भरपूर कोशिश करते रहें। तर्जुमान TLP ने मुतालबा किया कि वाक़े का पस मंज़र और साजिश तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की जाए और मुलव्वस किरदारों को गिरफ़्तार करके सज़ा दी जाए। गुस्ताखी और तौहीन मज़हब की सज़ा के लिए मुल्की कवानीन मौजूद हैं। गुस्ताखी और तौहीन मज़हब की सज़ा के लिए मुल्की कवानीन मौजूद हैं। जब मुल्क में कानून और अदल इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएं तो किसी की ऐसी ज़रूरत नहीं कि कानून को हाथ में ले। ये तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ है। इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत है, ये एक बहीमाना कत्ल है, इस पे अफसोस और दुख का इजहार किया है। श्रीलंकन अवाम के साथ और श्रीलंकन शहरी के ख़ानदान के साथ इजहार हमदर्दी किया है। इस शख्स को मज़लूम करार दिया है, इस फेल को जुल्म करार दिया है तहरीक लब्बैक की क़यादत ने। जितना ये वाक़या अफसोसनाक है, उतना ही तहरीक लब्बैक के साथ इसको जोड़ना भी अफसोसनाक है। इसको कोई लोग नहीं जोड़ रहे।
हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं और वो मजहबी सियासी जमातों के हमेशा खिलाफ रहे हैं, वो अटैक करते भी हैं, लेकिन वो तो कभी मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। लेकिन इसको सबसे ज़्यादा तहरीक लब्बैक के साथ तहरीक लब्बैक के अपने कारकुन जोड़ रहे हैं। वो कारकुन जो कल तक अल्लामा साद रिजवी साहब के लिए, अल्लामा खादिम रिजवी मरहूम के लिए कैंपेन चलाते थे, वही अकाउंट इस कत्ल को जस्टिफाई भी कर रहे हैं, वही अकाउंट इस कत्ल की जस्टिफिकेशंस भी पेश कर रहे हैं। तो इसको मशकूक बनाया और तहरीक लब्बैक के साथ जोड़ा तहरीक लब्बैक के अपने कारकुनों ने, और उन लोगों ने जिन्होंने ये कत्लेआम किया और तहरीक लब्बैक के नारे लगाए, और उन लोगों ने जिन्होंने ये कहा कि तहरीक लब्बैक के पोस्टर और स्टिकर लगे हुए थे जिनको उतारने पे ये झगड़ा शुरू हुआ। तो तहरीक लब्बैक इस तरीके से उसके साथ जुड़ी है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोग जानबूझकर मजहबी सियासी जमातों को टारगेट करते हैं पाकिस्तान में, ऐसा होता है, हर कोई अपना स्कोर सेटल करने के चक्कर में रहता है। लेकिन ये भी याद रखें कि इस स्पेसिफिक केस के अंदर तहरीक लब्बैक के अपने लोगों ने, उनके अपने अकाउंट्स ने, उनके अपने सोशल मीडिया ने, कुछ लोगों ने तो इसको जस्टिफाई भी किया, इस मामले के साथ तहरीक लब्बैक को और उसकी कड़ियों को जोड़ा है। हाँ, ये अच्छी बात है कि तहरीक लब्बैक ने ये क्लैरिफिकेशन दी है, और इससे भी अच्छी बात ये होती कि अल्लामा साद रिजवी साहब खुद आते और आके एक वीडियो बयान जारी करते और आइंदा के लिए लोगों को, पाकिस्तानियों को, कारकुन आप ना कहें, आप पाकिस्तानियों को पैगाम देते, मुसलमानों को पैगाम देते कि ऐसा नहीं करना, ये खिलाफ इस्लाम, खिलाफ इंसानियत, खिलाफ कानून और खिलाफ अखलाकियात है, इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, ये जुल्म है। तो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, और जो जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं बोलता वो जालिम के साथ शामिल भी होता है। बहरहाल ये तहरीक लब्बैक की एक प्रेस रिलीज़ है, मैंने आपको पढ़ के सुना दी। मौलाना फजलुर रहमान साहब के मौक़िफ़ के ऊपर पूरा पाकिस्तान सर पकड़ के बैठ गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान में सियासत के लिए दीन को इस्तेमाल किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्लाम को इस्तेमाल किया है। ये अपने मुखालिफिन को कभी कहते हैं कि खातून है तो उसका हक नहीं है कि वो हुक्मरान बने। ये वो लोग हैं जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया मज़हब को कि औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है, फिर उनके साथ इक़्तिदार में भी रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को यहूदियों का एजेंट करार दिया। उस वक्त जब वो पूरी दुनिया में नामूस रिसालत का मामला उठा रहे थे, जब पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया का मामला उठा रहे थे, तब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यहूदियों का एजेंट करार दिया। तो ये मज़हब को और मजहबी जज्बात को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब भी कभी आते हैं सड़कों पे तो कारकुन इनके ज़्यादातर मदारिस के साथ, मसाजिद के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं। वैसे तो हर मुसलमान मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जो मजहबी कारकुन हैं, जो जिनकी ज़िंदगी मुख्तस है कि वो मस्जिद के अंदर रहते हैं, कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं, उसकी तालीम हासिल करते हैं, फिर उसकी तालीम फैलाते हैं, बड़ा मुकद्दस काम है। लेकिन ये उन कारकुनों को लेकर आते हैं अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए, और उनके जज्बात भी फिर बहुत बुलंद हो जाते हैं जब इस्लाम का नारा लगता है सियासी मकासद के लिए। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा क्या, इसकी मजम्मत देखें। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि आप ये बताएं इस वक्त कि इस्लाम क्या इस बात की इजाज़त देता है कि एक अक़लियती शख्स आपके मुल्क में रहता है और उसको आप इस तरह बेईमाना अंदाज में कत्ल कर दें। अभी तहरीक लब्बैक ने कहा कि यह बेईमाना कत्ल है। उलमा इकराम कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, इस नफ़रत, इस बर्बरियत की इजाज़त तो इस्लाम नहीं देता। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सियालकोट में पेश आने वाला वाक़या काबिल मुज़म्मत और शर्मनाक है, जामे तहकीकात होनी चाहिए। रियासत अगर तौहीन रिसालत और तौहीन ख़त्म नबूवत के मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेगी तो इस किस्म के वाक़यात तो होंगे, वाक़यात तो होंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये कहना है। मौलाना साहब इससे पिछली तमाम हुकूमतों का हिस्सा थे, उनके पास बड़ा अच्छा मौका था कि वो रियासत को समझाते और रियासत को कायल करते, क्योंकि हुकूमत ही रियासत चलाती है। सिर्फ ये वाहिद हुकूमत है जिसका मौलाना फजलुर रहमान साहब हिस्सा नहीं है।
तो फिर वो किस रियासत से शिकायत कर रहे हैं? गुज़िश्ता 3 सालों में ऐसा क्या हुआ जो पिछले 20 सालों में जब मौलाना फजलुर रहमान साहब इक़्तिदार में थे तब नहीं हो रहा था? फिर तो वो इस सारे गुनाह के लिए खुद हिस्सेदार हैं। लेकिन चलें, इस बात को यहीं छोड़ते हैं। उनके अपने चाहने वाले, उनके अपने दोस्त उन पर तनकीद कर रहे हैं और सब लोग मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये कह रहे हैं कि आपको ये नहीं कहना चाहिए था, ये ऐसा कहने का या सियासत करने का मौका नहीं है, ये पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को गाइड करने का मौका है बतौर आलम दीन। यहां एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये हुई है कि 24 घंटे से पहले पहले जितने भी मुजरिम थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया है पंजाब पुलिस ने। तो इसके लिए जो पंजाब पुलिस की वहाँ कारकर्दगी है उसको शाबाश दी जानी चाहिए। यानी एक तो ये वाक़या होना नहीं चाहिए था, एक तो लेट रिपोर्ट हुआ जब तक कि श्रीलंकन मैनेजर की हलाकत हो चुकी थी, उसका कत्ल हो चुका था, उसके बाद पुलिस को इत्तला मिली। फिर पुलिस आई तो जलने से इसलिए नहीं रोक पाई कि वो चंद पुलिस वाले थे और हज़ारों का एक मजमा था। लेकिन बाद में जितने लोग आइडेंटिफाई हुए वो सारे गिरफ्तार हो गए हैं और जो लोग वहाँ मौजूद थे उनमें से बेशतर गिरफ्तार कर लिए गए हैं और तमाम अफराद यानी 120 के करीब लगभग जो लोग हैं वो अब पुलिस की हिरासत में है और पुलिस तफ्तीश को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। तकरीबन तमाम पहलू और पूरा वाक़या सामने आ चुका है। 24 घंटे के अंदर ये सब हो गया था। तो इसमें पुलिस ने अच्छा काम किया है और बहुत रफ्तार के साथ काम किया है। एक और ख़बर आपको देते हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। सिंध की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वाइस चांसलर्स की तैनाती का इख्तियार सिंध हुकूमत ने डॉक्टर आसिम साहब के हवाले कर दिया है। सिंध भर की यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर की तैनाती का इख्तियार डॉक्टर आसिम हुसैन के हवाले करने की तैयारी कर ली गई है। वज़ीर जामियात बोर्ड ने सिंध भर की यूनिवर्सिटीज़ के लिए वाइस चांसलर की तैनाती के लिए सर्च कमेटी बनाने की समरी वज़ीर आला मुराद अली शाह को अरसाल कर दी है। डॉक्टर आसिम हुसैन की सरबराही में नई सर्च कमेटी तश्कील दी जाएगी। सर्च कमेटी सिंध भर की जामियात के वाइस चांसलर के इंटरव्यू करेगी। इस 5 रुकनी सर्च कमेटी में सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और दीगर मेंबरान शामिल होंगे। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद सर्च कमेटी अपने काम का आगाज़ करेगी। वाज़े रहे कि अगस्त 2015 में पीपल्स पार्टी के यही रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन को 462 अरब रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम और दहशतगर्दों के इलाज और मुआवजे के मुकदमे में उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो सूबाई हायर एजुकेशन कमीशन के एक इजलास की सदारत कर रहे थे। जेल में होने के बावजूद पीपल्स पार्टी ने डॉक्टर आसिम को कराची का सदर भी मुकर्रर किया था। अब जरदारी साहब के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, नैब-ज़दा शख्सियत हैं, लेकिन अब ये फैसला करेंगे कि कराची के तालिब इल्मों के मुस्तकबिल का फैसला करने वालों की तैनाती इनके हाथ में आ गई है। यानी कौम का मुस्तकबिल जो लोग संवारेंगे उनका मुस्तकबिल जिनके हाथ में है वो नैब-ज़दा है। ये है जी सिंध की कारकर्दगी और सिंध इस तरीके से चल रहा है। एक और ख़बर यह है कि महंगाई की शरह का तयन करने का एक फार्मूला है और वो फार्मूला गलत है, उसको दुरुस्त करने का हुकूमत ने फैसला किया है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे हम लोग शुरू में ये बात करते थे कि हमारे मीडिया की जो रेटिंग्स हैं वो ज़्यादा कराची से आती हैं। कराची आबादी का एक छोटा हिस्सा है, यानी आबादी का 10% कराची आप लगा लें, लेकिन 50% रेटिंग्स वहाँ से आती थी और बाकी 50% पूरे पाकिस्तान से आती थी। पंजाब से कोई 20%, हालांकि पंजाब पाकिस्तान की आबादी का 50% है, लेकिन वहाँ से रेटिंग्स मीटर जो लगे हुए थे 20%। कुछ थोड़े से शहरों में, थोड़े से गांव में, थोड़ा सा केपी में, थोड़ा सा बलूचिस्तान में, कई जगहों की नुमाइंदगी नहीं होती थी। तो इसी तरह से जो हमारी फूड बास्केट है या महंगाई की पैमाइश करने वाला जो एक निज़ाम है उसमें कराची की नुमाइंदगी 40% रखी हुई है। अगर कराची में चीज़ें महंगी हो जाएं और पंजाब में सस्ती हों, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में महंगाई के आदाद शुमार ज़्यादा बताए जाएंगे इसलिए कि 40% नुमाइंदगी कराची को दी गई है। अगर कराची को उसकी आबादी के तनासुब से, जैसा कि कराची की 10% आबादी है पाकिस्तान के मुकाबले में, 10% नुमाइंदगी कराची को दी जाए और बाकी जहां जहां पे जितनी जितनी नुमाइंदगी बनती है उतनी दी जाए,
तो महंगाई की जो शरह निकल के आएगी वो नहीं होगी जो यहां पे अब बना के दिखाई जाती है। यानी कराची अगर सस्ता है तो 40% का इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन सिंध हुकूमत को अगर परवाह नहीं है और कराची में आटा, चीनी, दालें, घी बाकी शहरों से महंगे बिक रहे हैं, तो जब पूरे पाकिस्तान का डाटा निकल के आएगा तो उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी शो की जाएंगी। तो इस चीज़ को ठीक किया जा रहा है। कुछ फूड बास्केट के अंदर पाकिस्तान के मुताबिक देहातों में क्या होगा, शहरों में क्या होगा, इसके अंदर भी तब्दीली कर रहे हैं। इसके असरात क्या होंगे, इस पर बात करेंगे किसी और वीलॉग में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।